दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों आज हम सितंबर महीने के पूरे करंट अफेयर्स को लेकर के आए हैं। इसके पहले हमने अक्टूबर महीने के पूरे करंट अफेयर्स को कंप्लीट करा दिया है। दोस्तों यदि अक्टूबर महीने के करंट अफेयर को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, लिंक पर क्लिक करें और अक्टूबर महीने के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, उन सारे पॉइंट को वीडियो के माध्यम से देखें। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज हम सितंबर महीने के पूरे करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराएंगे। आज का सबसे पहला पॉइंट है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। सितंबर माह को पोषण माह के रूप में घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 1 सितंबर से राज्य के लोगों को मुफ्त पानी देने की घोषणा की है। 1 सितंबर से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुफ्त पानी देने की घोषणा की है? तो गोवा के मुख्यमंत्री ने। गोवा नागरिकों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गोवा नागरिकों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने यानी मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो गोवा बन गया है। दोस्तों बात करें शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर से 17 सितंबर 2021 तक शिक्षक पर्व 2021 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। 5 सितंबर से 17 सितंबर के मध्य में कौन सा पर्व? शिक्षक पर्व। इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले पॉइंट की तरफ, अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं पदों पर सीधी भर्ती के लिए ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की है। ओबीसी के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा? 27% आरक्षण की घोषणा ओबीसी के लिए की गई है। पहले यह 14% था। पहले यह कितना था? 14% था। हाल ही में केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस का मामला सामने आया। यह वायरस चमगादड़ से इंसानों में प्रसारित होता है। निपाह वायरस चमगादड़ों से इंसानों में प्रसारित होने वाला वायरस है जो कोझिकोड में अभी सामने आया है। दूसरा हम बात करें 7 सितंबर को श्रीनगर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में नैनो प्रौद्योगिकी पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नैनो प्रौद्योगिकी पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन? 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नैनो प्रौद्योगिकी पर 7 सितंबर को श्रीनगर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में किया गया। दोस्तों अगर हम बात करें हाल ही में उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक नए बुखार का मामला सामने आया है जिसे नाम दिया गया है स्क्रब टाइफस रोग। स्क्रब टाइफस रोग उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक नया बुखार है। स्क्रब टाइफस रोग क्या है? एक नया बुखार है जो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मथुरा में देखा गया है। दूसरा हम बात करें 4 सितंबर 2021 को भारत सरकार, असम सरकार और कार्बी समूह के बीच कार्बी आंगलोंग शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 4 सितंबर 2021 को भारत सरकार, असम सरकार और कार्बी समूह के बीच कार्बी आंगलोंग शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने असम में स्थित दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया है। दोस्तों अगर हम बात करें दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य असम में स्थित है और असम का एकमात्र रामसर स्थल है। असम का एकमात्र रामसर स्थल दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य है जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया है। दोस्तों अगर हम बात करें चंडीगढ़ में देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण किया गया है। यह 24 मीटर ऊंचा है जो 1 किलोमीटर के क्षेत्र को वायु को शुद्ध करेगा। आज कहा गया है देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। यह कितने किलोमीटर के क्षेत्र को वायु शुद्ध करेगा? 1 किलोमीटर क्षेत्र के वायु को शुद्ध करेगा। दोस्तों अगर हम बात करें अगले पॉइंट की तरफ, हमारा अगला पॉइंट है भेल ने हैदराबाद में देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित राख कोयला गैसीकरण आधारित मिथेनॉल उत्पादन संयंत्र, राख कोयला गैसीकरण आधारित मिथेल उत्पादन संयंत्र की स्थापना की है। यह संयंत्र उच्च राख वाले कोयले से प्रतिदिन 0.25 टन मिथेनॉल का उत्पादन करेगा। तो दोस्तों राख कोयला गैसीकरण आधारित मिथेनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना
किसके द्वारा की गई है? तो भेल ने हैदराबाद में किया है, भेल ने हैदराबाद में किया है। कहते भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वायुसेना के लिए राजस्थान के बाड़मेर के पास NH 925A पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया। राजनाथ सिंह तथा केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया। दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनेगा, अभी हाल ही में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा कहाँ विकसित की गई है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वायुसेना के लिए राजस्थान के बाड़मेर जिले में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की गई है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। दोस्तों अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तरफ, हमारे अगले पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। सरदार धाम भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। यह भवन ग्रामीण छात्र एवं छात्राओं को अलग अलग छात्रावास की सुविधा प्रदान करेगा। सरदार धाम भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तमिलनाडु सरकार ने सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि 11 सितंबर को तमिलनाडु सरकार ने सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 2021 में सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि है। 2021 में सुब्रमण्यम भारती की कौन सी पुण्यतिथि है? 100वीं पुण्यतिथि है। और 11 सितंबर को 100वीं पुण्यतिथि सुब्रमण्यम भारती जी का मनाया गया, जिसमें महाकवि दिवस मनाने की घोषणा तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। दोस्तों हम बात करें, तमिलनाडु सरकार ने 17 सितंबर को EV रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस। तमिलनाडु सरकार ने 17 सितंबर को EV रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस, जबकि 11 सितंबर को सुब्रमण्यम की पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की है। दोस्तों हम बात करें अगले पॉइंट की तरफ, उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण किया गया है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? उत्तराखंड के रानीखेत में। यह फर्न की विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा तथा पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों चलते हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार लगातार तीसरी बार IIT मद्रास को ओवरऑल देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है। IIT मद्रास को ओवरऑल देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है लगातार तीसरी बार। किसके द्वारा? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार। दोस्तों अगर हम बात करें अगले पॉइंट की तरफ, मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर अटैक को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। दोस्तों अगर हम बात करें, तेलंगाना ड्रोन के माध्यम से दवाओं को दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचाने वाला पहला राज्य बना। तो ड्रोन के माध्यम से दवाओं को दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना बन गया है। और तेलंगाना ने इसे मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट नाम दिया है। दोस्तों आपसे प्रश्न करें, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तेलंगाना में। इसका उद्देश्य क्या है? तो ड्रोन के माध्यम से दवाओं को दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचाने का काम मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। अगर प्रश्न करें, अलीगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में किस भवन का उद्घाटन किया गया? तो एक विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दोस्तों अगर कहें 15 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी को लॉन्च किया है। संसद टीवी को लॉन्च किया है। आपसे प्रश्न करें, संसद टीवी को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो संसद टीवी को लॉन्च
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा संसद टीवी को लॉन्च किया गया है, लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर। तो लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी की घोषणा की गई है। दोस्तों अगर हम बात करें, टाटा स्टील कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है। भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो टाटा स्टील कंपनी ने जमशेदपुर में स्थापित किया है। यह संयंत्र प्रतिदिन 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा। प्रतिदिन 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए कार्बन कैप्चर संयंत्र टाटा स्टील कंपनी के द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया है? जमशेदपुर में। ऐसी तकनीक अपनाने वाली टाटा स्टील भारत की पहली कंपनी बन गई है। मुंबई के 12 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता आयान सांकता को पवई झील के संरक्षण के लिए 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में चुना गया। 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में किसे चुना गया है? आयान सांकता को चुना गया है, जो पवई झील के संरक्षण के लिए दिया गया है। यह 12 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता है। दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब इसी तरह के अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर हम बात करें नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने इसरो तथा सीबीएसई के सहयोग से स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है। स्पेस चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने इसरो तथा सीबीएसई के सहयोग से स्पेस चैलेंज को लॉन्च किया है। इसके तहत छात्रों को अंतरिक्ष के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें सीआईएसएफ की अधिकारी गीता समोता अफ्रीका की तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो तथा रूस के माउंट एल्ब्रिस को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी हैं। गीता समोता अफ्रीका के तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो तथा रूस के माउंट एल्ब्रुस को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी हैं। गीता समोता कौन है? तो सीआईएसएफ की एक अधिकारी हैं, जिन्होंने काम क्या किया है? अफ्रीका के तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो तथा रूस के माउंट एल्ब्रुस को फतह करने में सबसे तेज भारतीय बनी हैं। दोस्तों हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन से पार्क की घोषणा की गई है? इलेक्ट्रॉनिक पार्क की। इस पार्क में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण करने वाली कंपनियां अपनी इकाई स्थापित करेगी। हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश के काजा में। इसकी स्थापना गोइगो कंपनी ने, इसकी स्थापना किसने किया है? गोइगो कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल कौशल विकास योजना को लॉन्च किया है। रेल कौशल विकास योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। इसके तहत 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की मदद से लगभग 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने राजस्थान पर्यटन व्यापार अधिनियम 2010 में संशोधन कर नया विधेयक पारित किया है। इसके तहत राज्य में पर्यटकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को अपराध घोषित कर दिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें, हाल ही में नीति आयोग ने शहरी नियोजन क्षमता में सुधार को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के तहत अगले 5 वर्षों में 500 स्वस्थ शहरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 5 वर्षों में 500 स्वस्थ शहरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि अगली वीडियो जब आपको मिले तो नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचता रहे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है बहुत ही
महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के एटा में गुप्त साम्राज्य के मंदिर के अवशेष की खोज की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के एटा में गुप्त साम्राज्य के मंदिर के अवशेष की खोज की है। ये अवशेष बिलसर साइट से मिले हैं, जिस पर शंख लिपि के शिलालेख उत्कीर्ण हैं। ये अवशेष बिलसर साइट से मिले हैं, जिस पर शंख लिपि के शिलालेख उत्कीर्ण हैं। दोस्तों, भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया। कहते विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय सेना के द्वारा किया गया। और कब किया गया? 26 से 29 सितंबर तक किया गया। फिर कहते भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया। दूसरा, अगर हम बात करें केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। पहली बार राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें, इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक पटल पर भारतीय सहकारिता को मजबूती प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर नामक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली शुरू की है। फास्टर नामक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुरू किया गया है। इस प्रणाली का उपयोग सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिए अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित को भेजा जाएगा। फास्टर का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। दूसरा, हम बात करें, भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में हिंदू तीर्थस्थल परशुराम कुंड का निर्माण कार्य शुरू किया है। यह तीर्थस्थल ब्रह्मपुत्र पठार में लोहित नदी पर होगा। परशुराम कुंड कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र पठार में और लोहित नदी पर किया जाएगा परशुराम कुंड का उद्घाटन। दूसरा, हम बात करें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब लॉन्च किया गया? 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके साथ लोगों को डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान किया जाएगा, जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी सभी रिकॉर्ड होंगे। दूसरा, हम बात करें उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में उत्तर भारत के सबसे बड़े पॉमेटम का उद्घाटन किया गया। कहते उत्तर भारत के सबसे बड़े पॉमेटम का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में किया गया है। इसका निर्माण ताड़ प्रजाति के महत्व तथा पारिस्थितिकी में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता लाने हेतु किया गया है। पोटम पेड़ की किस्म पाम की बागवानी करने का स्थान है। पोटम पेड़ की किस्म पाम की बागवानी करने का स्थान है। दोस्तों, हम कहें, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 24 सितंबर के लद्दाख की राजधानी लेह में 5 दिवसीय हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया है? अनुराग ठाकुर ने किया है। कहाँ पर? लद्दाख में। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न। अब अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन नंबर 14567 की शुरुआत की है, जिसे एल्डर लाइन नाम दिया गया है। 14567 की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा बुजुर्गों के लिए एल्डर लाइन नाम दिया गया है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिक किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार हेतु इस नंबर पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन या एमजी रामचंद्रन रेलवे स्टेशन 100% सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन बन गया है। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन या एमजी रामचंद्रन रेलवे स्टेशन 100% सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन बन गया है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा रेलवे स्टेशन था? गुवाहाटी। 3 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है। आपसे प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की है? तो इसकी मेजबानी भारत ने की है और इसका आयोजन 3 सितंबर 2021 को किया गया है।
इसका उद्देश्य भारत को हरित और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक भागीदार बनाना है। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है। 9 सितंबर 2021 को वर्चुअली आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। यानी 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है? ब्रिक्स 15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। इस पर 4 प्रमुख बातों पर चर्चा की गई। बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार लाना, आतंकवाद में सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डिजिटल तकनीक और पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी स्थापित करना। पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी स्थापित करना। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 2+2 वार्ता दोनों देशों के रक्षा एवं विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली वार्ता है। 2+2 वार्ता दोनों देशों के रक्षा एवं विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली वार्ता है। इससे पहले भारत ने यूएसए तथा जापान के साथ 2+2 वार्ताएं की है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में इंग्लैंड सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर स्थापना को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर को स्थापना के अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? इंग्लैंड बन गया है। आइसलैंड में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया गया है। आइसलैंड में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया गया है। यह संयंत्र प्रतिवर्ष 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगा और एकत्रित कार्बन डाइऑक्साइड को एक चट्टान के रूप में परिवर्तित करेगा। इस संयंत्र का नाम ओडका संयंत्र है। इस संयंत्र का क्या नाम है? ओडका संयंत्र है। दोस्तों, अगर कहें भारत और डेनमार्क ने नवीकरणीय और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु अपतटीय पवन ऊर्जा पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है। अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? भारत और डेनमार्क ने नवीकरणीय और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है। अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत और डेनमार्क के द्वारा। वर्ष 2023 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वर्ष 2023 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G20 के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। G20 के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। और G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कहाँ होगा? भारत में। अल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? अल सल्वाडोर बन गया है। दोस्तों, 3 से 11 सितंबर 2021 तक फ्रांस के मार्सिलो में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किया गया। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस के मार्सिले में। फ्रांस के मार्सिले में किया गया। इसका आयोजन 4 साल में एक बार किया जाता है। इसका आयोजन 4 साल में एक बार किया जाता है। जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबाइलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत की है। जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका ने कौन से डायलॉग की शुरुआत की है? तो क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन नामक डायलॉग की शुरुआत की है। दोस्तों, अगर हम बात करें अमेरिका की टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई, जिसमें भारत के 3 व्यक्तियों को स्थान मिला है। भारत के 3 व्यक्ति 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में जारी किया गया, जिसमें कौन कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, और आधार पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं। आधार पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें USA, UK तथा ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु नई त्रिपक्षीय साझेदारी AUKUS की घोषणा की है। AUKUS की घोषणा किन तीन देशों के द्वारा किया गया है? USA, UK तथा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा
इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु नई त्रिपक्षीय साझेदारी आकस की घोषणा की गई है। विश्व बैंक के समूह ने वार्षिक रूप से जारी होने वाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करने का निर्णय लिया है। विश्व बैंक समूह ने वार्षिक रूप से जारी होने वाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, अगर हम बात करें 17 सितंबर 2021 को शंघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक तजाकिस्तान के राजधानी दुशांबे में आयोजित की गई। शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक कहाँ की गई? तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की गई। इसकी अध्यक्षता तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने किया। SCO सहयोग बैठक की शंघाई सहयोग संगठन की बैठक की अध्यक्षता इमोमाली रहमान ने किया। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रूप से इसे संबोधित किया। दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठन के 21वें शिखर सम्मेलन में ईरान SCO का 9वां सदस्य देश बना। शंघाई सहयोग संगठन में 21वें शिखर सम्मेलन में ईरान SCO का 9वां सदस्य देश बना है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो को कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। हाल ही में यूनेस्को ने मूरा द्रवा डेन्यूब को दुनिया का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। हाल ही में यूनेस्को ने मूरा द्रवा डेन्यूब को दुनिया का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। यह क्षेत्र ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया और स्लोवेनिया में फैला है। यह क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला है? ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया में और स्लोवानिया में फैला है। इसे यूरोप का अमेजन कहा जाता है। यूरोप का अमेजन किसे कहा जाता है? तो मूरा द्रवा डेन्यूब को यूरोप का अमेजन कहा जाता है, जो क्षेत्र ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया और स्लोवेनिया में स्थित है। दोस्तों, अगर हम बात करें डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 की, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फसार्क द्वारा जारी किया जाता है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फसार्क द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान डेनमार्क को कुल 110 देशों में, प्रथम स्थान डेनमार्क को 110 देशों में, जबकि भारत का स्थान 59वां है। पिछले वर्ष 57वां स्थान था। दोस्तों, अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, हमारा अगला पॉइंट है 24 सितंबर 2021 को पहली बार वाशिंगटन में क्वाड सदस्य देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। पहली बार वाशिंगटन में क्वाड सदस्य देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने किया। मेजबानी किसने किया? क्वाड सदस्य देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी किसने की? राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की। इस सम्मेलन के दौरान क्वाड के सदस्य भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा किया। दोस्तों, हम बात करें 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया गया। UNGA के 76वें सत्र की अध्यक्षता मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने की थी। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने की थी। हाल ही में भारत को वर्ष 2022 से 2027 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। हाल ही में भारत को वर्ष 2022 से 2027 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें आइसलैंड में दुनिया की पहली महिला बहुमत वाली संसद चुनी गई है। पहली महिला बहुमत वाली संसद चुनी गई है। चुनाव में 63 सीटों में 30 सीटें महिलाओं ने जीती हैं। आइसलैंड में दुनिया की पहली महिला बहुमत वाली संसद चुनी गई है। चुनाव में 63 सीटों में 30 सीटें महिलाओं ने जीती है। अगर हम बात करें हाल ही में भारत को वर्ष 2022 से 2027 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है।
कह दें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत को 2022 से 2027 तक के लिए चुना गया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस तरह का दूसरा वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वैसे अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स भी हमने कंप्लीट करा दिया है, जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। इसके बाद हम अगस्त, फिर जुलाई, फिर जून, इसी क्रम में हम सारे महीने के यानी जितने भी 6 महीने के करंट अफेयर है उन सारे करंट अफेयर को कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।